नमस्कार, हेलो। मजेदार पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल गौड़ और यहां मैं आपको साहित्य के रोचक और दिल को छू लेने वाले अंश पढ़कर सुनाता हूं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे ये निवेदन है कि अपने लिसनिंग प्लेटफॉर्म पर मजेदार पॉडकास्ट को रेट करें और पसंद आए तो फॉलो करें और शेयर भी करें। अब बात आज के एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 67 की। पिछले 4-5 सालों में हमने देखा है कि देश दुनिया में हो रहे बहुत से महत्वपूर्ण बदलावों में युवाओं के उस समूह ने एक निर्णायक भूमिका निभाई है जिसे जेन जी के नाम से जाना जाता है। ये जेन या जेनरेशन या पीढ़ी वह है जो करीब 1997 यानी 1997 से 2012 यानी 2012 के बीच जन्मी है। युवा तो ज़्यादातर बदलाव का प्रतिनिधित्व करते ही हैं, पर विशेषकर जेन जी ने संचार क्रांति की तकनीक के शेर पर जिस तरह सवारी की है उसने इन्हें एक विशिष्ट पहचान दे दी है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया को साध कर इस पीढ़ी ने सामाजिक व्यवहार, काम धंधे, राजनीति, मनोरंजन, पठन पाठन आदि सभी को एक नई दृष्टि से देखा है और लोक व्यवहार की एक नई भाषा गढ़ी है। पर साथ ही ये भी एक विचित्र विरोधाभास है कि आम सामाजिक जीवन में जेन जी अपने से ऊपर की पीढ़ियों से बहुत लंबे फासले पर खड़ी दिखती है। 40-50 की वय के लोग अरे ये क्या समझेंगे या अरे इनसे क्या होगा जैसे जुमले फेंकते मिल जाते हैं। खासकर साहित्य और पढ़ने लिखने की बात करें तो हम में से अधिकांश ये माने बैठे हैं कि जेन जी किताबें नहीं पढ़ती, सिर्फ रीलें और सोशल मीडिया से ही अपना बुलेट पॉइंट्स का त्वरित ज्ञान और मनोरंजन ही इनकी दिमागी खुराक है। खुशकिस्मती से मुझे हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन का लिखा एक लंबा लेख समालोचन ब्लॉग पर पढ़ने को मिला जिसका शीर्षक है जेन जी क्या पढ़ रही है। इस सुचिंतित, लंबे और सुगठित लेख में त्रिभुवन ने बड़े विस्तार से इस बात की पड़ताल की है कि क्या जेन जी वाकई कुछ पढ़ भी रही है और अगर हाँ तो क्या पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है। इस लेख ने मेरी जानकारी और समझ में इजाफा तो किया ही है, मेरी रीडिंग लिस्ट भी बढ़ा दी है। त्रिभुवन जी राजस्थान के एक वरिष्ठ जाने माने पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, कवि और वक्ता हैं। वे सोशल मीडिया पर भी कई आयामों के साथ सक्रिय हैं। मैं त्रिभुवन जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस बेहतरीन लेख को पॉडकास्ट में इस्तेमाल करने की अनुमति दी। आइए सुनते हैं ये लेख, जेन जी क्या पढ़ रही है। समय की नदी में डब डब तैरते अंधेरों और पूर्वाग्रहों में डूबे बूढ़े नई उम्र के उफान को अति, भटकाव, अव्यवहारिकता और कुछ नहीं पढ़ते लिखते कहकर काल के खोखले विवर में फेंक देना चाहते हैं। लेकिन बूढ़ों की बनाई कुराहों और दुस्वप्नों से आच्छादित विनाश लीलाओं के बीच चक्रव्यूह को तोड़कर वही युवा छोटे छोटे उजालों के सहारे आगे बढ़कर आशाओं की नई आकाश गंगाएं रचते हैं। युवा कोई अवस्था नहीं, उफनती ऊर्जा और आकुल ऊष्मा है। अर्थ अभी तय नहीं, केवल लय है, प्रश्न है और एक निहत्थी अधीरता। आज की बुजुर्ग बुद्धि कूड़ मगज नहीं पर थकी हुई है, लेकिन बीते कल में वह भी इसी रूप में थी और जाने कैसी कैसी निराशाओं, दुराशाओं और दुर्निवार विधाओं व्यवस्थाओं को पार करके यहां तक पहुंची है। वह उत्तरों में नहीं रही, उसने प्रश्नों में सांस ली और एक वर्तमान गढ़ा। जाने कितनी अजनबी भाषाओं में लिखी किताबों को लेकर के आए जिन्हें अभी पढ़ा नहीं जा सकता था, केवल सुना या देखा जा सकता था, लेकिन उस पीढ़ी ने उन्हें इस तरह ला दिया कि उन्हें जिया जा सकता है। पीढ़ी जो प्रश्नों के प्रहार झेलती जीती है वही नया विचार लेकर आती है और अगली भाषा लिखती है। किताब में एक आब है, लेकिन प्रख्यात कवि परवीन शाकिर कहती हैं, ए मेरी गुलजमी तुझे चाह थी एक किताब की,
अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। ए मेरी फूलों सी सरजमीन वतन, पुष्पोद्यान जैसे देश, ओ मेरी शस्य श्यामला धरती, तू तो बस इल्म, किताब, सभ्यता चाहती थी, लेकिन किताब वालों ने उसी के नाम पर तेरी क्या दुर्दशा कर दी है। लेकिन यह कौन सी पीढ़ी है? क्या यह किसी युवा या किसी जेन जी ने किया? नहीं, लेकिन यह भी एक समय के युवा थे जिन्हें बेबी बूमर जनरेशन कहा गया, खासकर जो 1946 से 1964 यानी 1946 से 1964 के बीच पैदा हुए, जिनके हाथ में आज देश, साहित्य, संस्कृति, समाज, पर्यावरण आदि की शासन व्यवस्था है। स्वतंत्रता के बाद का दौर, सरकारी नौकरियां, स्थायित्व, संस्थानों पर भरोसा आदि इस पीढ़ी की पहचान रही है। दरअसल भारत में पीढ़ियों का अनुभव पश्चिमी देशों से अलग रहा है। हमारे देश में पढ़ने की आदत को 1991 यानी 1991 के आर्थिक उदारीकरण ने बहुत प्रभावित किया है। किसी समय अधीनताओं को तुच्छता समझा जा रहा था और सोशल मीडिया से आसन्न पूर्व की मोबाइल क्रांति ने पीढ़ियों के फर्क को पैना बनाना शुरू किया और सोशल मीडिया ने उसे प्रभावी बनाए हुए पूरी की पूरी एक पीढ़ी के लिए तुच्छताओं की अधीनता को सहज स्वीकार्य बना दिया। युवा के प्रति वितृष्णा का भाव इसलिए होता है क्योंकि वह संभावनाशील उफनता नद होता है और संभावना हमेशा डराती है क्योंकि उसे दिशा नहीं, पूरा आकाश चाहिए। इसीलिए कभी माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था, लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके? लाल खून नहीं, अरे कंकाल किसके? हर युग अपने युवाओं को उदास और उपद्रवी समझता है, लेकिन उपद्रवी कल कविता, संगीत, विचार और सौंदर्य का शांत पूर्वज बन जाता है। अति, जिससे आज डर लगता है, कल का बौद्धिक विवेक बनती है। सच्चे युवा के सभी प्रेम, भले वे किताबों से हों, वस्त्रों से हों, संगीत से हों या जीने के तौर तरीकों से हों, लगभग हास्यास्पद से प्रेम ही से जन्मते हैं। उसका प्रेम बहुत बाल सुलभ और निष्पाप हृदय से होता है, चाहे वह मनुष्य से हो, भाषा से हो, भविष्य से हो या पशु पक्षियों या जीवन से। और यह प्रेम सबसे पहले युवाओं की बेचैनी में दिखाई देता है। युवा हमारे समय के छंद या व्याकरण नहीं, फ्री वर्स होते हैं, उन्मुक्त। उनका पढ़ना भी वैसा ही है। यह 2017 या 2018 की बात है। अखबार में इंटर्नशिप के लिए पत्रकारिता की एक छात्रा का मैसेज आता है। सामान्य सा औपचारिक अनुरोध, सर मैं आपके अखबार में इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। मैं आदतन पूछता हूँ, कुछ पढ़ा है? मेरे मस्तक पर वही जर्जर पूर्वाग्रह बैठा है जो आजकल हर दूसरे कथित वरिष्ठ के बिना सींग वाली कटुक्तियों पर सवार रहता है। अरे आजकल के लड़के लड़कियां क्या पढ़ते होंगे, इन्हें तो बस सोशल मीडिया आता है, किताबों का इनसे क्या लेना देना। वह बताती हैं, मैंने विनोद कुमार शुक्ल, निर्मल वर्मा, मानव कौल आदि पूरे पढ़ रखे हैं और व्लादिमीर नाबोकोव। मैं थोड़ा अविश्वास से, थोड़ा आदतवश परीक्षा की मुद्रा में प्रति प्रश्न करता हूं, किसका क्या पढ़ा है जरा बताइए तो। और फिर जो होता है वह मेरे भीतर के पूर्वग्रह को धीरे धीरे तोड़ना, भुरभुराना शुरू कर देता है। वह विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यासों और कहानियों की बारीकियां खोलने लगती हैं। उनके वाक्यों की धीमी रोशनी, साधारण आदमी की असाधारण उपस्थिति, खिलने और देखने के छोटे छोटे क्षण, हर लफ्ज और हर लम्हे का अपना विवरण। वह निर्मल वर्मा के यहाँ अकेलेपन, यात्रा, स्मृति और दुख के सौंदर्य की बात करती हैं, जो उनकी उम्र से बहुत परे की बात थी। मानव कौल के नाटकों, कहानियों में शहर, रिश्ते और अधूरापन कैसे एक खास किस्म की बेचैनी पैदा करते हैं, वह इसे अपनी भाषा में बिना किसी कोट के बहुत स्वाभाविक ढंग से रखती हैं। मैं पूछता हूं, इतने पढ़े में कोई सबसे प्रिय वाक्य याद हो तो लिखें, हिंदी में कि इंग्लिश में। मैं कहता हूं इंग्लिश, लेकिन देवनागरी लिपि में। वे बहुत सुंदर अक्षरों में लिखती हैं, लोलिता, लाइट ऑफ माई लाइफ, फायर ऑफ माई लॉयंस, माई सिन, माई सोल,
Lolita, the tip of the tongue taking a trip of 3 steps down the palate to tap at 3 on the teeth. Lolita. She was low, plain low in the morning, standing 4 feet 10 in one sock. She was Lola in slacks. She was Dolly at school. She was Dolores on the dotted line. But in my arms, she was always Lolita. यह पत्रकारिता विश्वविद्यालय की एक क्लास है। कक्षा में उस दिन के प्रमुख अखबार सामने हैं। चर्चा चल रही है। उसी दिन एक बड़े हिंदी अखबार में प्रथम पृष्ठ पर एक गंभीर और गहरे रिसर्च के दावे वाली प्रमुख खबर छपी है। स्टोरी का निष्कर्ष बहुत साफ और सुविधाजनक है। सस्ते इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्टफोन पर पोर्न देखने की सुविधा और इसीलिए छोटी बच्चियों से बलात्कार बढ़ रहे हैं। खबर के साथ बॉक्स है। अखबार ने पोर्न साइट्स पर रोक लगाने के लिए अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अर्थात समस्या भी हमने खोज ली, समाधान भी हम ही देंगे। कक्षा में जब प्रमुख खबरों पर चर्चा शुरू होती है तो पोर्न, रेप, वल्गैरिटी वाली इस खबर को छोड़ देना बेहतर समझा जाता है। लेकिन एक स्टूडेंट अखबार हाथ में लेकर खबर पढ़ती है। कक्षा में आमतौर पर ख्याल था कि सभी कहेंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है, सचमुच पोर्न ही बिगाड़ रहा है सब। कुछ छात्रों ने यह आभास दिया भी, लेकिन वह लड़की अखबार की उस स्टोरी को पढ़कर सिरे से खारिज कर देती है। वह लगभग गुस्से में कहती है, यह झूठी और बकवास खबर है। पोर्न तो हम लड़कियां भी देखती हैं, तो फिर हम बलात्कार क्यों नहीं करती? कक्षा कुछ क्षण के लिए सन्न रह जाती है। हर समय विह्वल सी रहने वाली सिर्फ 17 साल की वह छात्रा बताती है कि उसने सिमोन दे बोआ को पूरा पढ़ा है। मैंने सिमोन वेल, हाना आरेंट, जूलिया क्रिस्तेवा, ल्यूस इरिगारे और एलन सिक्सू भी पढ़ रखा है। उसके तर्कों में केवल गुस्सा नहीं, लैंगिक राजनीति, सत्ता संबंधों और स्त्री शरीर के वस्तुकरण पर पड़ी हुई गहरी बातें शामिल हैं। वह कहती है कि अखबार समस्या को इतना हल्का बना देते हैं कि असली जिम्मेदारियों से ध्यान हट जाए। किन जिम्मेदारियों से? जवाब आता है पितृसत्ता, सत्ता संरक्षण, पुलिस और न्याय व्यवस्था की विफलता और परिवार और समाज के भीतर की हिंसा, जिसने संस्कृति, परंपरा और रस्म रिवाज का सम्मोहक पवित्र रूप ले लिया है। इन सब पर बात करने की जगह सारा दोष एक क्लिक और कुछ पोर्न वेबसाइट्स पर डाल देना आसान है। इस बार अवाक होने की बारी फिर मेरी थी। मैं, जिसने अखबार को सत्य का पहला मसौदा मानकर दशकों काम किया, अचानक देखता हूं कि मेरी ही क्लास में बैठी जेन जी की एक छात्रा सिमोन दे बोआ ही नहीं, सिमोन वेल, हाना आरेंट, जूलिया क्रिस्तेवा, ल्यूस इरिगारे और एलन सिक्सू के सहारे भी अखबार के कथित सत्य को चुनौती दे रही है। हम कुछ मित्र ग्रेजुएशन कर रहे कुछ तरुणों के साथ एक जगह चाय पी रहे हैं। मैं उन्हें हिंदी के शीर्षस्थ कवियों के बारे में बता रहा हूं। डीयू के 3rd ईयर का वह छात्र प्रश्न करता है, आपने कुमार अंबुज को पढ़ा है? उनकी कविता क्रूरता में मानवीय संवेदना कितनी गहरी है। वह मुझे YouTube का एक वीडियो दिखाता है जो रामगोपाल बजाज की प्रस्तुति था। मैं थोड़ी देर तो सिर्फ उसे देखता रहा। आधुनिक दिखने वाला, जीन्स, टी-शर्ट, मोबाइल हाथ में, पूरी तरह आज का लड़का। वह आगे कहता है, केदारनाथ सिंह ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन केदारनाथ अग्रवाल की कविता ज्यादा गहरी और वैरायटी वाली नहीं है। अब वह मुक्तिबोध के अंधेरे में पर आता है। मैं पूछता भी नहीं, वह खुद ही सामने बैठकर जैसे अपनी निजी कविता कॉन्फ्रेंस शुरू कर देता है। कुमार अंबुज की कुछ पंक्तियां याद से सुनाता है, फिर केदारनाथ सिंह के बर्फ, गेहूं, हाथ, दाने, पेड़ और भाषा वाले छोटे छोटे चमत्कारों की बात करता है, और साथ ही केदारनाथ अग्रवाल के श्रम, नदी और प्रेम के ठेठ रॉबस्ट संसार की। उसके बाद कुंवर नारायण, ज्ञानेंद्रपति, श्रीकांत वर्मा और शमशेर बहादुर सिंह, वह एक एक नाम पर रुककर उनकी कविताओं के उदाहरण देने लगता है। कुंवर नारायण की अयोध्या से लेकर श्रीकांत वर्मा के मगध तक,
शमशेर की बात बोलेगी से लेकर ज्ञानेंद्र पति की कठिन लेकिन चमकती हुई पंक्तियों तक। मैं उस लड़के को कब से जानता था, लेकिन इसका यह स्वरूप मेरे सामने नया था। मैं महसूस करता हूं कि यह लड़का सिर्फ नाम नहीं गिना रहा, पढ़ी हुई कविताओं की अपनी निजी नक्काशी भी कर रहा है। दूसरे कोने पर बैठी लड़की अचानक बातचीत में शामिल होती है। वह पूछती है, आपने ऑरहन पामुक को पढ़ा है? माई नेम इज रेड में जो गिल्ट और डिजायर है, वो मिलान कुंदेरा के द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग से बिल्कुल अलग है। फिर वह माइकल ऑनदात्से की द इंग्लिश पेशेंट की टूटी हुई स्मृतियों और प्रेम की दास्तान। यह सब कोई सेमिनार नहीं, कभी किसी ऑफिस, किसी कैफे या घर के ड्राइंग रूम में चलती आम सी बातचीत है। पर यह बातचीत बता रही है कि आज के लड़के लड़कियां हमारी अपेक्षाओं से बहुत ज्यादा पढ़ और सोच रहे हैं। एक तरफ वह छात्रा है जो विनोद कुमार शुक्ल, निर्मल वर्मा और मानव कौल के टेक्स्ट को टिकटॉक, इंस्टाग्राम वाली उम्र में भी अपनी आंखों में अध्ययन का अथाह वैभव सहेजे पढ़ रही है। और दूसरी तरफ वह लड़की है जो पोर्न और बलात्कार पर अखबार के नैतिकतावादी निष्कर्ष को काटने के लिए सिमोन द बोवा और उन जैसी अन्य लेखकों विचारकों को अपना हथियार बनाती है और अखबारों की अंधी अतल ऊंचाइयों से खामख्याली धारणाओं को रुई की तरह उड़ा देती है। यह सिमोन के पढ़ने का ही प्रभाव था कि जर्नलिज्म के ग्रेजुएशन की एक स्टूडेंट एक स्टोरी ट्रांसजेंडर के लिए वॉशरूम न होने के बारे में तैयार करती है, जबकि इस संवेदनशील सोच का कोई भावनात्मक टुकड़ा हमें किसी अखबार में शायद ही कभी दिखता हो। सिमोन का पढ़ना लैंगिक राजनीति, सत्ता संबंधों और स्त्री शरीर के वस्तुकरण पर पड़ी हुई गहरी बातों की गांठों को खोलना है। ये बातें वाकई अवाक करती हैं और इस बात का साबुत सबूत है कि नई हवा हमारे दिलो दिमाग और सोच विचार के पुराने किवाड़ों पर तड़ातड़ थप्पड़ जड़ रही है। नई पीढ़ी के हृदय के आंगन में एक नई धूप है और पुरानी पीढ़ी दीवारों की तरह उस बहस को सुन रही है जो हवा और दरवाजे के बीच हो रही है, जिसका एक खूबसूरत रूपक कभी कुंवर नारायण ने बुना था। इन घटनाओं की स्मृतियां मुझे समय सरिता के किनारों पर अटखेलियां करती पुरवाई की तरह लगती हैं, लेकिन इन्हीं के भीतर से यह सवाल उठता है कि आखिर हम किस युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं। एक तरफ वह लड़का है जो कुमार अंबुज, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, कुंवर नारायण, ज्ञानेंद्र पति, श्रीकांत वर्मा और शमशेर की कविताओं को अपने समय की भाषा में समझता उलटता है। दूसरी तरफ वह लड़की है जो ओरहान पामुक, मिलान कुंदेरा, लॉलिटा और माइकल ऑनडात्से की दुनिया को अपनी निजी रीडिंग बायोग्राफी का हिस्सा मानती है। तीसरी तरफ इंटर्नशिप वाली छात्रा है जो विनोद कुमार शुक्ल, निर्मल वर्मा और मानव कौल को पूरा पढ़ रखा है कहकर डिस्कशन शुरू करती है और जिसने व्लादिमीर नाबोकोव की वे लाइनें आत्मसात कर रखी हैं। और चौथी तरफ वह विश्वविद्यालय वाली लड़की है जो पोर्न और बलात्कार पर अखबार के नैतिकतावादी निष्कर्ष को काटने के लिए सिमोन द बोआ को अपना हथियार बनाती है। क्या यह वही जेन जी है जिसे हम हर समय रील देखने वाली, सतही, न पढ़ने वाली पीढ़ी घोषित करते रहते हैं? या तस्वीर इससे कहीं ज्यादा जटिल है, जहां इंस्टाग्राम, रील्स, मीम्स और नोटिफिकेशंस के बीच कहीं चुपचाप कुमार अंबुज, केदारनाथ अग्रवाल, कुंवर नारायण, विनोद कुमार शुक्ल, सिमोन द बोआ, सिल्विया प्लाथ, हान कांग, मार्क्वेज, मुराकामी, राहुल सांकृत्यायन और क्लैरिस लिस्पेक्टर भी पढ़े जा रहे हैं। आजकल अखबार, टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल आदि साहित्य की तरफ पीठ फेरे लेकिन स्मार्ट और तेज तर्रार लोगों से संचालित हैं। अभी 18 दिसंबर 2025 को जब अमेरिका में हाउस ओवरसाइट कमेटी ने जेफरी एप्स्टीन एस्टेट से जुड़ी तस्वीरों का फोटो डंप जारी किया तो युवतियों की देह के कुछ हिस्सों पर नाबोकोव के लोलिता की पंक्तियां लिखी हुई दिखी, जैसे लोलिटा, शी वॉज डॉलरस ऑन द डॉटेड लाइन। लेकिन हमारे अखबारों में 1955 के उस विश्व प्रसिद्ध उपन्यास की इन प्रारंभिक पंक्तियों की कोई चर्चा नहीं हुई जिसके पहले ही पन्ने की ये थी। लेकिन
पुरानी पीढ़ी के वरिष्ठतम संपादकों की निगाह से ये पंक्तियां छूट गई। लेकिन यह सच है कि उस न्यूज़ रूम में मौजूद एक जेन जी पत्रकार को उस बारे में काफ़ी बेहतरीन जानकारी थी। जेफरी एप्स्टीन प्रकरण में कोर्ट रिकॉर्ड में दर्ज यह उद्धरण हिंसा, स्त्री वस्तुकरण और सुंदर गद्य के सहारे अपराध को सौंदर्य बोध देने की प्रवृत्ति को दिखाता है। भाषा की मोहकता और नैतिक विकृति वाला यह प्रसंग प्रश्न पैदा करता है कि क्या आरोपी साहित्यिक शैली का सहारा लेकर अपराध को रोमांटिसाइज कर रहा था, या फिर यह उद्धरण गूमिंग या ऑब्सेशन और नैरेटिव मैनिपुलेशन का संकेत है। यह उस दिन के अखबार के लिए एक अलग और बेहतरीन स्टोरी का आधार था। अलबत्ता अमेरिका में अभियोजन और मीडिया में यह बात अवश्य उभरी कि नाबोकोव की उस चेतावनी को याद किया जाए जिसमें उन्होंने कहा था कि सुंदर गद्य पर भरोसा मत करो, वही अक्सर अविश्वसनीय खलनायकीय कथावाचक का औजार होता है। दैनिक अखबारों के पहले पन्नों पर कोई सप्ताह भर छाई रही एप्स्टीन एस्टेट की खबरों में इन पंक्तियों की व्यापक चर्चा इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने भाषा की चमक बनाम नैतिक सच्चाई के टकराव को फिर सामने रख दिया और माना कि कला की शैली कैसे कभी कभी अपराध को ढकने या भ्रम पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह उपन्यास बहुत से युवा आजकल पढ़ते देखे गए हैं और इसलिए जब हम ताजा एप्स्टीन प्रकरण को देखते हैं तो लोलिता का केंद्रीय विषय नाबालिग लड़की के प्रति वयस्क पुरुष की आसक्ति और शोषण आज के उस माहौल को प्रतिध्वनित करता है जिसमें यौन शोषण और बालिकाओं की तस्करी संबंधी विकृतियों का एक व्यापक उफान दिखता है। इसलिए जब ऐसी पंक्तियां तस्वीरों में शरीर पर लिखी दिखी तो लोगों ने इसे एप्स्टीन के नेटवर्क की मानसिकता और फेटिशाइजेशन के कच्चे संकेत की तरह पढ़ा। मेरे ख्याल से यह एक ऐसी पंक्ति थी जिसकी विहल बाहें सहसा अखबार के पहले पन्ने के गले से लिपट जाने को आतुर थी और वे एंकर स्टोरी बनकर ही संतुष्ट होती। लोलिता खुद व्यावहारिक तौर पर अपराध या अपमान का प्रचार नहीं है, एक करीबी विकृत चेतना की कहानी है जिसे नाबोकोव ने बड़ी ही सावधानी के छबील कुंज में बैठकर लिखा था, न कि ग्लैमराइज किया था। क्या इस उपन्यास से जुड़े प्रश्न हमें धुरंधर से उठते सवालों से नहीं जोड़ते जिनके लिए जेन जी की भीड़ लगी है? फिल्म ही नहीं, अगर हम हिंदी साहित्य के इस नए रीडिंग रूम से लेकर अंग्रेजी शेल्फों, उर्दू के कोनों और अन्य भारतीय भाषाओं के छोटे छोटे द्वीपों तक झांकेंगे तो पाएंगे कि आज का युवा पाठक किताब, स्क्रीन और अपनी बेचैनियों को साथ लेकर बैठा है। यही कारण है कि मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की गज़ल "तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ" का एक हिस्सा मसान फिल्म में एक गहरे रूपक के तौर पर इस्तेमाल होता है तो उसे यह पीढ़ी चित्त में बसा लेती है। 60 के दशक वाली पीढ़ी जीवन की जिस टूटी कठपुलिया से गुजर रही थी उसमें किताबें आज़ादी, जयप्रकाश, लोहिया, मार्क्सवाद और क्रांति गीतों से प्रेरित थी। वह पीढ़ी किसी प्यासे चीते की तरह उम्मीदों के झरने में पांव रखे बैठी थी और बेरोजगारी जैसे कितने ही सवालों से जूझ रही थी। उस पीढ़ी का रीडिंग रूम बहुत ही अलग था। उसमें अपूर्ण दिनों और अधूरे सपनों के खंडित रूपों का ढेर था। लेकिन आज की जेन जी के जहन में या उसकी हिंदी के रीडिंग रूम में क्या चल रहा है? अंग्रेजी में जेन जी कौन सा साहित्य चुन रही है? उर्दू किस तरह नए माध्यमों से लौट रही है? और भारतीय भाषाओं का युवा पाठक अपने अपने कोनों में क्या क्या छुपा कर पढ़ रहा है? वैश्विक परिदृश्य क्या है? फिलहाल इतना तय है कि जेन जी को न पढ़ने वाली पीढ़ी मान लेना हमारे समय की सबसे बड़ी भूल है। आज की पीढ़ी किताबों के पन्ने खोलने से पहले अपने सेलफोन के स्क्रीन खोलती है। उसके रीडिंग रूम में दीवारें कागज़ की नहीं स्क्रीन की हैं। मेज़ पर कलम की जगह कीबोर्ड, कमेंट सेक्शन और स्क्रॉल बार रखा है। इस रीडिंग रूम का नाम है जेन जी। जेन जी यानी 1997 के बाद जन्मे जो किशोर युवा अब 20 से 27 की उम्र में है।
इन्हीं को दुनिया जेनजी कहती है। इनके लिए लैंडलाइन, ट्रंक कॉल, टाइपराइटर, रेडियो, रिस्ट वॉच आदि चीज़ें नॉस्टैल्जिया हैं। और वाईफाई, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब, यूट्यूब, इंस्टा, चैट जीपीटी, ग्रॉक आदि नैसर्गिक रूप से प्राप्त है। आज इनका रीडिंग रूम सिर्फ लाइब्रेरी के शांत कमरे में नहीं, मेट्रो की सीटें, हॉस्टल के बेड पर, कोचिंग की लाइनें, एयरपोर्ट के लाउंज, प्लेन की सीटें, ट्रेन या दिन में लंबी दूरियों को तय करती कैब भी है। और सबसे ज्यादा स्मार्टफोन का वह स्क्रीन जो 6 इंच के शीशे पर फैला है। जेन जी वही पीढ़ी है जिसने वाईफाई को ऑक्सीजन की तरह लेते हुए होश संभाला, जिसकी आंख खुलते ही दुनिया का सबसे हिंसक, अस्थिर और शोरगुल से भरा संस्करण सामने था। 9/11, मंदी, जलवायु संकट, आतंक और सोशल मीडिया की भीड़, हिंसा, सब कुछ एक ही न्यूज फीड में, और जिसे हर दूसरे दिन यह सुनना पड़ा कि तुम लोग बहुत नाजुक हो, और अगले ही दिन वही आवाज कहती है तुम ही भविष्य हो, दुनिया बचाओ। उसके लिए लैंडलाइन, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और ट्रंक कॉल किसी पीरियड ड्रामा के दृश्य हैं। डायल अप इंटरनेट और ऑर्कुट, बड़े भाई बहनों की उदास मुस्कान वाली यादें। उसकी अपनी स्मृति वहीं से शुरू होती है जहां स्क्रीन स्थायी हो गया। यूट्यूब, एंड्रॉयड, फेसबुक और इंस्टाग्राम, फिर टिकटॉक और रील्स, और उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स, गूगल क्लासरूम, ऑनलाइन परीक्षाएं और जूम स्कूल। युवा पीढ़ी जो कुछ भी करती है उस पर तुरंत कोई ठप्पा चिपक जाता है। आलसी, भटका हुआ, वोक, कंफ्यूज्ड। लेकिन भीतर से वह खुद को ऐसे देखती है, बहुत बेचैन, बहुत सजग, बहुत थकी हुई, और फिर भी कुछ नया रचने को बेचैन। जैसे दुनिया ने उसे एक साथ बहुत ज्यादा दिखा दिया हो और उसी अति दर्शन से उसने सीख लिया हो कि आंखें बंद करना विकल्प नहीं है। थकान के नीचे भी एक कुतूहल है, कुछ बदलने का, कुछ कहने का, कुछ अपना बनाने का। यह वही पीढ़ी है जो हैरी पॉटर पढ़कर बड़ी हुई है, लेकिन एकोटार, फोर्थ विंग, कॉलिन हूवर, बुक टॉक रिकमेंडेशंस जैसे शब्द भी ऐसे बोलती है जैसे हम प्रेमचंद का गोदान, सुभद्रा कुमारी चौहान की रानी लक्ष्मीबाई, निराला की कुकुरमुत्ता, गोरकी की मां, मुक्तिबोध की चांद का मुंह टेढ़ा था, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, मंटो की टोबा टेक सिंह या इस्मत चुगताई की लिहाफ बोलते थे। जेन जी पढ़ती क्या है? किताब, कॉमिक, वेबटून, थ्रेड या ये सब? हमें पहले यह मानना पड़ेगा कि रीडिंग अब सिर्फ मुद्रित किताब का सच नहीं है। किताब सस्वर भी हो जाती है और चित्रात्मक भी। वह आरोह अवरोह भी होती है और किसी दूसरे फॉर्मेट में लयात्मक भी। जेन जी के लिए रीडिंग या पढ़ने के बहुत सारे रूप हैं। उनके लिए अब पुरानी किताबों की गंध भी नॉस्टैल्जिया है। यह पीढ़ी रोमांस या रोमांटेसी भी पढ़ती है। इंग्लिश में कॉलिन हूवर, सराजे मास, रेबेका यरोज, तो हिंदी में निर्मल वर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, गुनाहों का देवता, कसब, प्रेमचंद, मानव कौल, और कभी कभी कुछ कुछ चेतन टाइप पॉप फिक्शन साथ साथ। यह पीढ़ी सेल्फ हेल्प, हैबिट या प्रोडक्टिविटी की किताबें भी पढ़ रही है, जैसे एटॉमिक हैबिट्स, सटल आर्ट, सेपियंस, 48 लॉज। यह पीढ़ी मेंटल हेल्थ से जुड़ी किताबें भी पढ़ती है, तो सैड गर्ल, हॉट गर्ल लिट, आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी आदि पर भी। कुछ युवा बताते हैं कि उनके लिए कॉमिक्स, मांगा, वेबटून्स का भी महत्व है। जापान कोरिया के मांगा वेबटून फॉर्म ने पूरी दुनिया के टीन यूथ को यह सिखाया है कि कहानी सिर्फ अक्षरों से ही नहीं, पैनल, चित्र और साउंड इफेक्ट की कल्पना से भी पढ़ी जाती है। कुछ युवाओं में वेब नॉवल और ऑनलाइन अफसाने लोकप्रिय हैं, तो कुछ में चीन के वेब नॉवल प्लेटफॉर्म, कोरियाई वेबटून नॉवल साइट्स, वॉटपैड, फैन फिक्शन पोर्टल्स। यहाँ हर हफ्ते चैप्टर ड्रॉप होता है, रीडर्स लाइव फीडबैक देते हैं और कहानी उनके साथ इवॉल्व होती हुई ठठाकर खिलखिलाने लगती है। जेन जी की रीडिंग लिस्ट की शैली दिनों दिन बदल रही है और नए नए रूपाकार ले रही है।
इस पर एआई का नया प्रभाव सामने आ रहा है। यह रीडिंग लिस्ट अछोर से चहल पहल करती हुई इच्छा तरंगों की लयात्मकता में ढलती है। कॉमिक्स, रोमांस, फैंटेसी और सेल्फ हेल्प वाली लिस्ट को थोड़ा खोलें तो आजकल कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवल स्टोरी टेलिंग के लिए नैसर्गिक माध्यम है। अब यह सिर्फ बाल साहित्य नहीं रहा, अब ग्राफिक मेमोआर, पॉलिटिकल कॉमिक्स और मेंटल हेल्थ कॉमिक्स मिलकर एक सीरियस रीडिंग का हिस्सा बनते हैं। फिक्शन में आज जो सबसे तेज धड़क रहा है वह है रोमांस और फैंटेसी का संगम। यह महज पलायन नहीं, एक कोमल उपचार है। लोग उन दुनियाओं की ओर लौटते हैं जहां प्रेम अब भी संभव है, जहां जादू टूटे यथार्थ पर मरहम रखता है, जहां चुना हुआ होना भाग्य नहीं, घावों से उबरने की यात्रा है। यह फिक्शन डर से नहीं, थकान से जन्मा सपना है, जिसमें कहानी थोड़े देर के लिए जीने की वजह बन जाती है। यह आ रही पीढ़ी के साथ लय विलय भी है और पुरानी पीढ़ी के साथ जीवन राग को न टूटने देने की धुन भी। ठीक 5वें या 6ठे दशक की पीढ़ियों के अलहड़ विद्रोही तेवरों के प्रतिकूल। जेन जी का रीडिंग रूम किसी एक शेल्फ, किसी एक फॉर्मेट या किसी एक आदत में बंद नहीं है। वह ट्विटर या एक्स के थ्रेड से इंस्टा स्लाइड्स तक, सबस्टैक न्यूज़लेटर्स से मीडियम एसेज तक, टेलीग्राम पीडीएफ, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और रेडिट पोस्ट्स के बीच फैला हुआ है। इस दुनिया में केवल एक हार्ड कवर नॉवल लेकर प्रवेश करना वैसा ही है जैसे किसी बहुद्वार वाली इमारत में सिर्फ एक चाबी लेकर खड़े रह जाना। आज जरूरत एक ऐसी मल्टी डोर लाइब्रेरी की है जहां एक ही कंटेंट कई दिशाओं से भीतर आता है और हर पाठक अपने दरवाजे से प्रवेश करता है। यह पीढ़ी एक अलग तरह के जादू से अपने आप को बांधे हुए है। अक्सर यह शिकायत सुनाई देती है कि आज के बच्चे किताबें नहीं पढ़ते, उनका अटेंशन स्पैन खत्म हो गया है। लेकिन यह तस्वीर अधूरी ही नहीं, भ्रामक भी है। जेन जी उन दफ्तरों में काम करने वाली या वहां पहुंचने का सपना देखने वाली पीढ़ी है जहां बाहर से सब कुछ कॉरपोरेट द्युति में नहाया हुआ दिखता है। ओपन ऑफिस, ग्लास केबिन, कोवर्किंग स्पेस, पर इस कांच के भीतर जो जीवन धड़क रहा है वह अब तक का सबसे असुरक्षित और सबसे ज्यादा सवाल करने वाला जीवन है। बाजार उन्हें दुनिया के सबसे केयरफ्री लोग कहते हैं, जबकि सच यह है कि वे केयर फ्री नहीं, मल्टी केयर लोग हैं, एक साथ कई चिंताओं को लिए हुए। यह पीढ़ी बहुतों को पसंद करती है और इस सदी के मध्य की पीढ़ियों की तरह भयभीत नहीं करती। उन्हें अपनी मानसिक सेहत की भी फिक्र है, नौकरी और ईएमआई की भी, कुत्ते बिल्ली पंछी पेड़ की भी, और कहीं कहीं माँ बाप, भाई बहन और 2-3 सबसे करीबी दोस्तों की भी। कभी कभी तो सचमुच यह संभव है कि किसी अनजान पिल्ले की चिंता उन्हें किसी औपचारिक आदमी से ज्यादा बेचैन कर दे। किसी भूखे बालक को खाना खिलाने या किसी निर्धन विद्यार्थी की पढ़ाई मोबाइल न होने के कारण छूट रही हो तो उसे वह भी दिलाने तक यह पीढ़ी सहानुभूति को सिर्फ प्रकट करने तक सीमित नहीं रखती। उसका दायरा विस्तृत है, लगभग असहज करने की हद तक। सोशल मीडिया पर यही पीढ़ी भयंकर रूप से मुखर है। इन्हें अपनी राय रखने में झिझक नहीं होती। इस पीढ़ी के भीतर के छंद में चाहे कितनी भी अटपटी इच्छाएं बंद हों, लेकिन वह कभी अतीत में जीने को आतुर रहती है, तो कभी वह मंगल पर बस्तियां बसाने वाले इलॉन मस्क को अपना नायक मानती है। जहां मिलेनियल्स अक्सर संकोची असहमति तक सीमित रहे, वहीं जेन जी सीधे स्टोरी, पोस्ट, रील और मीम के जरिए जवाब देती है। उनके लिए पढ़ाई जीवन का पूरा ढांचा नहीं, बस उसका एक हिस्सा है। डिग्री, स्कोर और सर्टिफिकेट जरूरी हैं, लेकिन वे ये नहीं चाहते कि कोई मंत्र रटा दिया जाए और वे जीवन भर उसका अर्थ समझे बिना उसके पीछे चलते रहें। इस पीढ़ी का प्रेम प्रेम की ठहर गई स्मृति की तरह अनछुआ और नाजुक नहीं है। वह अब किताब का हो या संगी साथी का, स्टेटस का आकार इठलाता है। इस पीढ़ी के लिए ज्ञान का मतलब है सरल और सारगर्भित। भाषा सरल हो, विचार साफ हो, लेकिन भीतर अर्थ की रोशनी हो। यह पीढ़ी खाली श्रद्धा से ज्यादा अर्थ चाहती है। कोई श्लोक, कोई उद्धरण, कोई थ्योरी या आइडियोलॉजी तब तक उन्हें नहीं छूती जब तक यह न लगे
कि ये सीधे उनकी जिंदगी में किसी जगह फिट बैठती है, किसी डर, किसी सवाल, किसी निर्णय के बीच। यही वजह है कि जेन जी सुनती भी है, पढ़ती भी है और मानती भी है, लेकिन आंख बंद करके नहीं, अर्थ की रोशनी में। लीजिए, ये पहला भाग मैं यहां खत्म कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आपको यह सुनने में बहुत मजा आ रहा होगा, उतना ही जितना मुझे इसे पढ़ने में आ रहा है। अगले अंक में मैं इसका अगला भाग लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।